हम बात करेंगे कि कथा क्या है। कथा के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि वाचन द्वारा कही गई घटनाओं को कथा कहते हैं। यानी कि कोई एक घटना है और जब हम उस पूरी घटना को एक वृत्तांत में कहते जाएंगे और जब हम उसे लिखने बैठेंगे तो वो कथा बन जाएगी। अब कथा के 3 मुख्य तत्व होते हैं। पहला है घटना। घटना सकारात्मक भी हो सकती है और नकारात्मक भी। सकारात्मक जैसे कि किसी की लॉटरी निकल जाना या किसी का बहुत समय बाद मिलना, तो ये पॉजिटिव यानी कि अच्छी घटना है, सकारात्मक घटना है। नकारात्मक में किसी दुर्घटना में चोट लग जाना, किसी देश में लड़ाई का छिड़ जाना, ये नकारात्मक घटनाएं हैं। कथा का दूसरा मुख्य तत्व है कौतूहलवर्धन। किसी भी कथा में एक सस्पेंस होना चाहिए जिससे सुनकर कि श्रोता को लगे कि अब इस कहानी में या इस कथा में आगे क्या होगा, मतलब कि आगे क्या हुआ, कि एक जो रहस्य है वो बना रहे, जिससे कि श्रोता की कथा को सुनने में रुचि बनी रहे। तीसरा जो तत्व है वो है समय अनुक्रम। कथा किस समय कही गई या कथा में जिस घटना की बात कही जा रही है वह किस समय की है। इस समय की इकाइयों को हम मिनट, शताब्दी, घंटे, इन सभी में विभाजित करते हैं। अब कथा के साथ एक और जो हमारे पास शब्द आता है वो है आख्यान। और हमारे पास एक प्रश्न भी आ सकता है कि कथा और आख्यान में क्या अंतर है। तो कथा और आख्यान में मूल कोई अंतर नहीं है, ये दोनों एक ही शब्द के पर्यायवाची हैं। आख्यान आख्या के मूल में ख्या धातु है, जिसका अर्थ भी वर्णन करना या विवरण करना ही होता है। अब हम बात करते हैं कि कथा की प्राचीनता क्या है, कथा कितनी पुरानी है, इसका इतिहास क्या है। तो कथा का मौखिक रूप विकसित जब हुआ तब इसका कोई मूल इतिहास हमें नहीं मिलता कि कथा का इतिहास क्या है या इसका विकास कब हुआ और कैसे हुआ। बस कथा का इतिहास यह है कि अनुभव और घटनाएं, इन दोनों को जब जोड़ा गया तो कथा बन गई। और पहल कथाएं जो थी वो मौखिक रूप में ही थी। कथा का मूल उद्देश्य क्या है? कथा का मूल उद्देश्य पहल मनोरंजन था, क्योंकि जब हम किसी विधा का विकास कर रहे होते हैं तब उसका उद्देश्य निर्धारित करना कठिन है। लेकिन जैसे जैसे कथा बनती गई, कथा लोक प्रचलित होती रही, तो उसका उद्देश्य मनोरंजन ही था कि कोई अपने अनुभव बता रहा है। मान लीजिए कि कोई भी व्यक्ति किसी को अपनी किसी घटना के बारे में बता रहा है, तो वो एक टाइम पास के लिए था, तो मनोरंजन के लिए कथाएं कही जाती थी। उसके बाद उपदेश देने के लिए कथाओं का प्रयोग होने लगा, उपदेशात्मक कथाएं लिखी गई और इसका आरंभ हुआ वैदिक काल से। पंडित विष्णु शर्मा जिन्होंने पंचतंत्र की कथाएं लिखी वो वैदिक काल की ही हैं। विष्णु शर्मा ने किसी राजा के जड़ बुद्धि राजकुमारों को उपदेशात्मक कथाएं सुनाई, जिससे कि उनकी राजनीतिक और व्यवहार नीति की जो शिक्षा थी उन्हें दी जा सके। तो ये जो पंचतंत्र की कहानियाँ थी ये पशु पक्षियों के माध्यम से उन्हें चरित्र बनाकर कही जाती थी, जिससे कि जो सुनने वाला है उसमें एक आश्चर्य बना रहे कि हाँ, इस कहानी में इस पशु पक्षी की जो चित्रण किया गया है चरित्रों का, वो क्या करने वाले हैं। तो ये तो बात हुई कि कथा का मूल उद्देश्य क्या था, उसका इतिहास क्या था। अब हम बात करेंगे कि कथा मौखिक से लिखित रूप में कैसे आई। तो इसकी बात करते हुए हम आपको बताएंगे कि कथा जो थी, जिस तरीके से मौखिक रूप में भी उसका कोई इतिहास नहीं मिलता, तो लिखित रूप में भी इसका उपलब्ध इतिहास कोई नहीं है। हाँ, जो वेद, पुराण और उपनिषद आदि जो आते हैं ये सभी स्मृति परंपरा में आते हैं, तो इन्हें भी लिखित परंपरा में जो है हम नहीं जोड़ सकते। वाल्मीकि जी की जो रामायण है वो भी मौखिक परंपरा की ही है, क्योंकि लवकुश ने राजा राम के दरबार में वो कथा सुनाई थी। तो इस हिसाब से महाभारत जो है वो पहला लिखित कथा या आख्यान है। अब महाभारत की रचना काल जो थी सन ईसा पूर्व 800 से 100 मानी जाती है। कहते हैं कि लोमहर्षण के पुत्र जो थे उग्रश्रवा, वो सौती पुराणों के विद्वान और कथावाचक थे। उग्रश्रवा ने नैमिषारण्य में कुलपति महर्षि शौनक का जो 12 वर्ष से चल रहा जन्मेजय का नाग यज्ञ था,
उसमें उपस्थित ब्रह्म ऋषियों को ये कथा सुनाई थी। तो उन्होंने जो ये कथा थी वो कथा महर्षि वैशंपायन से सुनी थी। जन्मेजय के सर्प यज्ञ में वैशंपायन ने श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास द्वारा निर्मित महाभारत की कथा सुनाई थी और उग्र श्रवा के अनुसार महाभारत की रचना करके व्यास जी के मन में यह विचार आया कि अब उन्होंने मन ही मन इस कथा का जो है चित्रण तो कर लिया है, लेकिन वो जन प्रचार कैसे करें इसका। तो व्यास जी ने ब्रह्मा जी का आवाहन किया। तो ब्रह्मा जी ने उन्हें गणेश जी का आवाहन करने के लिए कहा। तो उनके आवाहन पर वो उनके आश्रम में आए गणेश जी। तो वो उनसे प्रार्थना करते हैं कि मैंने ऐसा एक ग्रंथ जो है वो अपने मन में चित्रित किया है, मतलब अपने मन में सोचा है, तो मैं उसे एक लिखित रूप देना चाहता हूँ। तो गणेश जी कहते हैं कि वह उस ग्रंथ को लिखने के लिए तैयार हैं, लेकिन उनकी एक शर्त है कि वो कहीं बिना रुके उन्हें मतलब बोलना पड़ेगा जो वेद व्यास थे उन्हें, और वो बिना रुके ही ग्रंथ लिखेंगे। तो उन्होंने भी एक शर्त रखी वेद व्यास जी ने कि हाँ आप बिना रुके लिखिएगा, लेकिन आपको जो श्लोक हैं वो अर्थ समझ कर लिखने पड़ेंगे। तो इस प्रकार जो गणेश जी और महर्षि वेद व्यास जी ने दोनों ने मतलब मौखिक और लिखित रूप का जो सामंजस्य बनाकर महाभारत की रचना की, और उसके बाद यह ग्रंथ आज हमारे बीच में उपस्थित है। तो इस प्रकार कथा की लिखित अभिव्यक्ति जो थी हुई।